नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चारागाह और उसका प्रबंधन की चारागाह कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनका प्रबंधन किया जाना चाहिए, पशु को खिलाने वाले चारे कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से चारे आर्टिफिशियली चारे बनाए जाते हैं, किस प्रकार से है तैयार की जाती है, सारा इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले चारागाह की परिभाषा सादा सिंपल है, जो कि बड़े बड़े मैदान घास है जिनमें घासें उगती है और उनके बाद में उगने के बाद में पशु को उनको चराने के लिए छोड़ दिया जाता है, उन्हें ही हम चारागाह कहते हैं। गांवों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, आपने भी गाय भैंसे चराई होगी तो उन्हें ही चारागाह कहते हैं। जो बड़े घासें उगती हैं उसमें पशुओं को हमने चराने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं चारागाह के प्रकार। तो मुख्य रूप से दो चारागाह होते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है और दूसरा कृत्रिम होता है। प्राकृतिक जो जनरली कोई उगाता नहीं है, ऑटोमेटिक घासें उग जाती हैं और जानवरों को चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरा कृत्रिम होता है कि जिन्हें व्यक्ति मानव खुद तैयार करता है, जिसमें स्थायी चारागाह, अस्थायी चारागाह और वार्षिक चारागाह, ये तीन चारागाह उसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल रूप से तैयार किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि पशु को चराते कैसे हैं। तो चारागाह में चराने की भी अपनी स्पेशल टेक्निक है। एक तो चारानुक्रम चराई रोटेशनल और दूसरी हो हेनहीन विधि। दो ये विधियाँ हैं, ये सिर्फ नाम की है, ध्यान में रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं कि जो चारागाह में घासें हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो मेन तीन प्रकार की होती हैं। एक तो अफलीदार घासें जिसमें फली नहीं आती है, जिसमें कि सारी जो दूबे हैं घास हैं, जो भी सारी घासें हैं वो सारी अफलीदार घासें हैं, जैसे कि अनजान घास, दूब है, पलवाल है, रे, मूसेल, स्टार, सरवाल, गेरिया, ये सभी घासें हैं जो इसमें फली नहीं आती हैं। दूसरी फलीदार घासें में जैसे कि अपने ल्यूसन, बरसीम, मटर, क्लस्टर बीन, ये सारी फलीदार घासें जिसमें फलियाँ आती है। और तीसरा है चारे वाली घासें। चारे के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, मक्का, जई और गेहूँ वगैरह, इनकी जो फसलें हैं ये सारी चारे वाली फसलें हैं। तो तीन घासें हो गई, एक तो फलीदार, अफलीदार और दूसरे चारे वाली। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे हम, एक तो मोटा चारा और दूसरे दाने की। तो मोटे चारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि मोटा चारा होता क्या है। मोटा चारे में क्रूड फाइबर की मात्रा 18% होती है, ये ध्यान में रखना है। और TDN यानी कि संपूर्ण पाचक प्रोटीन इसकी 60% से मात्रा कम होती है। दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है कि क्रूड फाइबर कितना होता है 18% से ज़्यादा और TDN की वैल्यू 60% से कम। एक ज़्यादा है और एक कम है, दोनों इस प्रकार से ध्यान में रखना है। अब इसको भी दो भागों में बांटा है, एक सूखा चारा और दूसरा हरा चारा। अब सूखे चारे में क्या बात इंपॉर्टेंट है कि सूखे चारे में नमी की मात्रा 10 से 15% होती है और सूक्ष्म पदार्थों की मात्रा बाकी की बची 80 से 90% वो सूक्ष्म पदार्थों की मात्रा होती है। अब सूखे चारे को फिर से दो भागों में बांट दिया। सूखे चारे में आ गया, एक तो हे आ गया, हे जो कि हरे चारे को सुखा करके बनाई जाती है और इसमें 15 से 18% तक नमी रहती है। अच्छी हे बनाने के लिए हम यूज करते हैं बरसीम, रिजका, सोयाबीन, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनसे हम हे बनाते हैं। और हे दो प्रकार की होती है, फलीदार और अफलीदार। फलीदार तो वे हैं कि रिजका, चना, ग्वार, अरहर, ये तो फलीदार है, ये बना सकते हैं इनसे। और घास वगैरह ये अफलीदार है, बना सकते हैं इनसे। दूसरा है भूसा। भूसा अपन जानते हो, जिसमें जो DCP की वैल्यू तो नहीं होती है, कच्चे प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन TDN की वैल्यू 40% के आसपास होती है। और दो तीन प्रकार के भूसे जो पशुओं को दिए जाते हैं, जैसे गेहूं का भूसा दे दिया, बाजरे का भूसा दे दिया, जिसको कुट्टी वगैरह कहते हैं, धान का भूसा दे दिया। तो ये जनरली दिए जाने वाले भूसे हैं जानवरों को। तो गेहूं के भूसे में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है। पाचक प्रोटीन तो नहीं होता, लेकिन फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है गेहूं के भूसे में, और भारत में सबसे ज़्यादा यही खिलाया जाता है। धान के भूसे की सबसे बड़ी कमी है कि इसको खिलाने से डेगमुलर रोग होने की संभावना रहती है, तो ये थोड़ा कम खिलाया जाता है।
यदि हम लंबे समय तक धान का भूसा खिलाएंगे तो उसमें डेगमुला रोग होने की संभावना हो जाती है। अब बात करते हैं हरे चारे की। ये बात थी सूखे चारे की, जिसके अंतर्गत हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक तो हे और दूसरा भूसा। अब हरे चारे के अंतर्गत, हरे चारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें क्या होती है कि नमी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, कि 70 से 90% होती है, और शुष्क पदार्थों की मात्रा 20 से 30% तक होती है। अब इस हरे चारे को दो प्रकार से उगाया जाता है। दो प्रकार का है, जैसे एक तो फलीदार और दूसरा अफलीदार। फलीदार में खरीफ की फसलों की हम बात करें तो मूंग, ग्वार, लोबिया, मोट, ये तो फलीदार चारे हैं और कैसे खरीफ की फसल वाले हैं। रबी की फसल के अंतर्गत रेजगा, बरसीम, ये हरे चारे की श्रेणी में लिए जाते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो कच्चे प्रोटीन होते हैं 2 से 3% होते हैं, और पाचक प्रोटीन यानी कि TDN की बोली 10 से 12% होती है। जबकि जो अफलीदार होते हैं उसमें कच्चे प्रोटीन ये 1 से 2% होता है, TDN की वैल्यू 15 से 17% होती है। इसमें जो खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं अपने ज्वार, मक्का, बाजरा और सूडान घास, जबकि रबी की फसल के अंतर्गत कपास है, नेपियर घास है, हाथी घास है, ये सब अफलीदार चारे के अंतर्गत आते हैं। और चारा कौन सा? हरा वाला। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चारागाह। चारागाह दो प्रकार के से हो सकते हैं, कि एक तो प्राकृतिक चारागाह भी हो सकता है और कृत्रिम चारागाह भी होता है। इसके अलावा हम पशुओं को खाने के लिए पेड़ की पत्तियां भी दे सकते हैं। पेड़ की पत्तियों में अपने खेजड़ी, बेर, नीम, अरडू, बबूल, ये पेड़ की पत्तियां भी हरे चारे के रूप में यूज कर सकते हैं। अगला, जड़ों के रूप में भी हम पशुओं को खाने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि गाजर, शलजम, शकरकंद, ये जड़ों के रूप में होते हैं, तो ये भी हम जानवरों को खाने के लिए दे सकते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है साइलेज। ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है और इसमें नमी की मात्रा 30 से 40% तक होती है और सूक्ष्म पदार्थों की मात्रा 60 से 70% होती है। और सबसे अच्छी साइलेज बनानी होती है तो ज्वार और मक्का, इनकी साइलेज सबसे अच्छी बनती है। इसको बनाने की विधि में हम आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा पॉइंट आता है दाना। एक तो आ गया चारा, इसके बाद दूसरा पॉइंट आ गया दाना। अब दाने की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें क्रूड फाइबर 18% से कम होता है और TDN की वैल्यू 60% से अधिक होती है। चारे में तो 18% से ज़्यादा क्रूड फाइबर था, दाने में 18% से कम है, जबकि TDN की वैल्यू चारे में तो 60% से कम थी और दाने में 60% से ज़्यादा है। तो दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। अब दाने हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रोटीन वाले दाने जिनसे प्रोटीन प्राप्त होता है और दूसरा ऊर्जा प्राप्त करने वाले दाने जिनसे ऊर्जा मिलती है। तो प्रोटीन वाले दाने ये आगे जाकर के भी 3 प्रकार के होते हैं। ये भी कौन कौन से उत्पाद है जिनसे कि प्रोटीन प्राप्त होता है? तो इसमें आते हैं पशु उत्पाद, गैर नाइट्रोजन प्रोटीन और तेलीय खलबीज आदि, ये जिनसे प्रोटीन प्राप्त होता है। अब पशु उत्पाद जैसे कि मछली का चूर्ण, दूध और मांस, इनसे प्रोटीन प्राप्त होता है, लेकिन ये पशु उत्पाद हैं। दूसरा गैर नाइट्रोजन प्रोटीन जैसे कि यूरिया, और तीसरा आता है अपना तेलीय बीज खल जैसे कि तिल का तेल, तिल की खल हो गई, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, बिनौला, काकड़ा, ये सारे की सारे हैं जिनसे कि प्रोटीन प्राप्त होता है। यहाँ पर सोयाबीन और बिनौले दोनों को आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि सोयाबीन की खल है ये सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन रखती है, जबकि बिनौले में एक गैसीपोल नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि जानवरों के लिए हानिकारक होता है। दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सोयाबीन की खल और बिनौले की खल, दोनों की इंपॉर्टेंस ही आपको ध्यान में रखनी है। सबसे अच्छी खल देनी है पशु को तो सोयाबीन की खल, क्योंकि इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, और बिनौले की खल जिसमें जहरीला पदार्थ होता है गैसीपोल नाम का, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है ऊर्जा देने वाले। ऊर्जा देने वाले में आपने आता है दाल और उनके उत्पाद, और मेलासेस और जड़े कंद वगैरह, ये ऊर्जा देने वाले दाने हैं। अब बात करते हैं कि चारों को संरक्षण कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। देखिए, जब कभी ग्रीष्म ऋतु या अकाल होती है तो उसमें चारे की कमी होती है, तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास हरा चारा बहुत आयत में होता है तो उस चारे को काट करके और उसको संरक्षित करने की 2-3 विधियां हैं जो कि मैंने नीचे बता रखी हैं।
इन विधियों से उसको संरक्षित कर लेते हैं और संरक्षित करने के बाद में जब भी उनको जरूरत पड़ती है उन पशुओं को हम ये जो संरक्षित किया गया चारा है उसको दे सकते हैं, ताकि पशुओं में जो कैरोटीन, प्रोटीन, लवण और विटामिन है इसको साल भर मिल सके। चारा संरक्षण की प्रमुख विधियां हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे सूखी घास या हे जिसको कहते हैं, इसके अलावा साइलेज, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा कृत्रिम रूप से घास को सुखाना। ठीक है, ये चारे संरक्षण की प्रमुख विधियां हैं। अब बात आती है हे किस प्रकार से बनाते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।